नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने पढ़ा था प्रकाश विद्युत धारा पर विद्युत विभव के प्रभाव को, साथ ही हमने निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता के प्रभाव को भी हमने समझा था। तो आज अपने बात करने वाले हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना में जो नियम होते हैं वो नियम क्या क्या हैं। अब तक हमने पिछली 3 क्लासों में जितना भी मैटर समझा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें या आवृत्ति को बढ़ा दें तो निरोधी विभव पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार प्रकाश विद्युत धारा पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारे के सारे मैटर को इस पूरे सस्पेंस के को याद रखने के लिए अब मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ कि आपको वो चीज़ें याद कैसे रखनी है और किस प्रकार याद रहेंगी। और हमने जितना भी प्रभाव अब तक पढ़ा है उस प्रभाव को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहने वाले हैं, जो कि हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो ट्रिक बता देता हूँ कि किस प्रकार से चेंज करने पर किस में क्या परिवर्तन होता है। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति जिसका प्रतीक चिन्ह न्यू होता है, इसको मैं ट्रिक बनाने के लिए वी बोलने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे वी के जैसा नजर आ रहा है। ओके, तो ये हो गया आवृत्ति। निरोधी विभव वी नोट और इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग v और वेग के साथ साथ वेग पे डिपेंड करती है उसकी गतिज ऊर्जा E। तो ये 3 राशियां अपने पास हो गई। इसी प्रकार से अपने पास तीव्रता है कैपिटल I और अपने पास धारा है स्मॉल i। सिंपल सा इतना सा ट्रिक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, ये तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है जिसको मैं v बोलूंगा। v को इंक्रीज करने पर, बढ़ाने पर v के मान में ही परिवर्तन होता है। I को इंक्रीज करने पर I के मान में ही परिवर्तन होता है। सिंपल सी थ्योरी है, v को बढ़ाया तो v बढ़ेगा, I को बढ़ाया तो I बढ़ेगा। अब इनके मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे v बोले तो ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ये v निरोधी विभव, ये v फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग और उसके आधार पे उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा v वेग पे डिपेंड करती है। ओके, तो यदि आप आवृत्ति को बढ़ाते हो तो निरोधी विभव के मान में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, उनके वेग में वृद्धि होगी। ये तीनों राशियां बढ़ेंगी आवृत्ति को बढ़ाने पर। यह चीज हमने अब तक समझी है। इसी प्रकार यदि आप तीव्रता को बढ़ाते हो, I को बढ़ाते हो तो I का मान बढ़ता है। यहाँ पे स्मॉल i है वो धारा है, मतलब कि तीव्रता को बढ़ाने पर जो संतृप्त धारा होती है या फिर प्रकाश विद्युत धारा होती है वो समानुपाती रूप से बढ़ती है, जबकि v को बढ़ाने पर ये v बढ़ते हैं, गतिज ऊर्जाएं बढ़ती है। इतना सिंपल सा ट्रिक है। v को बढ़ाया तो v बढ़ा और I को बढ़ाया तो I बढ़ा। इसी के आधार पे इसके नियम बन जाएंगे। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति को देली आवृत्ति से कम कर दें, आवृत्ति का मान देली आवृत्ति से कम है तो धारा का मान कितना होगा, 0। ओके, यदि आवृत्ति का मान देली आवृत्ति से ज्यादा कर दिया उस केस में प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। आवृत्ति को यदि आपने बढ़ाया तो निरोधी विभव का मान क्या होगा, आवृत्ति को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, तो निरोधी विभव v नोट क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा नियम, यदि आप आवृत्ति को इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों का वेग है वो भी बढ़ जाएगा। 3 नियम हो गए। चौथा नियम, यदि आप आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हो तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा इंक्रीज होगी तीव्रता को बढ़ाने पर। 5वां नियम, यदि आप तीव्रता को बढ़ाते हो तो इन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि I को बढ़ाने पर केवल I बढ़ेगा, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तीव्रता को आप चाहे बढ़ाओ या घटाओ, निरोधी विभव
गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की और फोटो इलेक्ट्रॉनों का वेग, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो V और काइनेटिक एनर्जी KE, ये तीन दोनों राशियां हैं वो नियत रहती है। इसी प्रकार से यदि आप आवृत्ति को बढ़ाते हो, न्यू को यदि आप इंक्रीज करते हो, तो धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है जी? V को बढ़ाने पे V I नहीं बढ़ता, I तो केवल I को बढ़ाने पे बढ़ता है। तो न्यू यदि आपने बढ़ा दिया, आवृत्ति बढ़ा दी, तो प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है वो क्या होगा? नियत होगा। ये इसके नियम हो गए। एक इंपॉर्टेंट नियम, नियम नंबर 7 इंपॉर्टेंट नियम क्या होगा कि अपने पास जो धातु की प्लेट थी उसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान थे। यदि हम इसके ऊपर प्रकाश का आपतन करवाएं और आपतित प्रकाश की आवृत्ति देली आवृत्ति से ज़्यादा है, उस केस में इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने में टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता, यानी कि इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में समय पश्चाता नहीं होती, समय पश्चाता नहीं होती है, बिल्कुल भी टाइम डिले नहीं होता, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जैसे ही फोटोन का आपतन हुआ तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन है वो निष्कासित हो जाएगा। तो ये इसके कुछ एक नियम थे। ये नियम वही नियम है जो हमने अब तक पढ़ा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, और जिसको हमने सिंपल तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट एक ट्रिक के रूप में भी समझ लिया है। इसी से जुड़े हुए सारे के सारे नियम हैं कि आवृत्ति को बढ़ाया तो निरोधी विभव बढ़ेगा, एक नियम हो गया। आवृत्ति को बढ़ाया तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, दूसरा नियम हो गया। आवृत्ति को परिवर्तित करेंगे धारा चेंज नहीं होगी, तीसरा नियम हो गया। धारा को बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चौथा नियम हो गया। यदि हम तीव्रता को बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है, पांचवा नियम हो गया। और इलेक्ट्रॉन निष्कासन में समय पश्चाता नहीं होती, छठा नियम हो गया। कुल मिलाकर के यही जोड़ तोड़ हुआ है, जो भी हमने मैटर समझा है वही उसके नियम बन के आ जाते हैं। तो आप ट्रिक के लिए आप ये चीज़ जरूर याद रखना कि V को बढ़ाने पे V बढ़ता है और I को बढ़ाने पे I बढ़ता है। तो इसके आधार पर आप आसानी से इसके नियमों को समझ पाओगे। अब हमने बार बार ये कहा है कि जो भी हमने प्रकाश आपतित करवाया है वो कणीय प्रकृति का होना चाहिए। फोटोन का आपतन होता है, क्या प्रकाश को तरंग मान लें तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। अब हम ये समझेंगे कि यदि हम प्रकाश को तरंग मान लें तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न क्यों नहीं होता, ये केवल और केवल कणीय प्रकृति को मानने पर ही उत्पन्न क्यों होता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं की जा सकती। ओके, तो अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग प्रकृति असमर्थ क्यों है, केवल कणीय प्रकृति के आधार पर इसकी व्याख्या क्यों होती है। जी सबसे बड़ा विरोधाभास कहाँ है? हम प्रकाश की एक कण प्रकृति को मानेंगे और एक तरंग प्रकृति को मानेंगे। इसके पीछे का मोटा मोटी रीजन और मतभेद क्या है वो सुन लो गहराई से। कि प्रकाश को यदि आप कण मानते हो तो प्रकाश की कणीय प्रकृति ये कहती है कि प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वो प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होगी। मतलब कि प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा देते हो तो उस प्रकाश की ऊर्जा बढ़ जाती है, कण की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऊर्जा किस पे डिपेंड कर रही है? आवृत्ति पे। यदि प्रकाश को आप तरंग मान लेते हो तो प्रकाश की तरंग प्रकृति ये कहती है कि जो भी प्रकाश की ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है। ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। तरंग प्रकृति में तो ऊर्जा तीव्रता पे डिपेंड होती है और कणीय प्रकृति में ऊर्जा आवृत्ति पे डिपेंड होती है।
तो जब प्रकाश की कणीय और तरंग प्रकृति की व्याख्या की गई तो साथ में ये कहा गया था कि प्रकाश यदि कणीय प्रकृति के रूप में व्यवहार करता है, जो कि मैक्स प्लांक ने सबसे पहले कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि उसकी ऊर्जा होगी वो आवर्ती के समानुपाती होगी, आवर्ती पे डिपेंड करेगी। इसी प्रकार से जब इसको तरंग माना गया, जैसे कि कई साइंटिस्ट हैं, जैसे कि न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश तरंग प्रकृति के रूप में होता है और उसकी जो ऊर्जा होती है वो तीव्रता पे डिपेंड करती है। ये सबसे बड़ा विरोधाभास है, एक में ऊर्जा आवर्ती पर डिपेंड करती है और दूसरे में ऊर्जा तीव्रता पर डिपेंड करती है। इतना सा यदि आपको याद है तो आप आसानी से समझ पाओगे कि तरंग प्रकृति वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं करती। क्योंकि प्रकाश को यदि आप तरंग प्रकृति मान लेते हो तो आपने जो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम समझे हैं उसमें से कोई भी नियम सेटिस्फाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, आइए बात करते हैं। तरंग प्रकृति क्या कहती है? तरंग प्रकृति ये कहती है कि तीव्रता को बढ़ाओगे तो उस केस में धातु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा तो तीव्रता पर डिपेंड कर रही है। तो तरंग प्रकृति के अनुसार यदि आप तीव्रता को बढ़ाते हो तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ज्यादा मिलती है और फिर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा गतिज ऊर्जा से बाहर निकलना चाहिए, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जानी चाहिए। मतलब तीव्रता को बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए तरंग प्रकृति के अनुसार। लेकिन अपना वास्तविक तथ्य क्या था कि आई को बढ़ाने पर, देखो वास्तविक तथ्य ये था कि आई को बढ़ाने पर केवल आई बढ़ता है और वी को बढ़ाने पर वी और काइनेटिक एनर्जी वगैरह ये बढ़ते हैं। इन दो बातों को आप ध्यान में रखो, सब कुछ आपके समझ में आता जाएगा। तीव्रता को यदि इंक्रीज करते हो तो तरंग प्रकृति के अनुसार ऊर्जा बढ़ेगी प्रकाश की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कभी भी आई पे डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब तरंग प्रकृति ने गलत बोल दिया। ये जो पहला रूल है वो गलत हो गया। तो फिर तरंग ने ये कहा था कि तीव्रता को आपने बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, जो कि पहला रूल है वो गलत हो गया। वास्तव में रूल क्या है कि यदि आप आई को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है, नियत रहती है। ये वास्तव में एक्सपेरिमेंट करते समय देखा गया है, ऐसा था। ओके, तरंग प्रकृति दूसरे नियम में क्या कहती है कि आप केवल तीव्रता को बढ़ा दो तो आपकी प्रकाश की ऊर्जा बढ़ जाएगी, आवृत्ति का मान चाहे कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहा है तरंग प्रकृति ने। आवृत्ति का मान चाहे कुछ भी हो, भले ही वो देहली आवृत्ति से कम ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा, ऐसा तरंग प्रकृति ने बोला है। लेकिन वास्तव में जब इस परिघटना को देखा गया कि आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम रखा गया तो जी धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित ही नहीं हुए। तो वास्तविकता क्या होती है कि यदि आप आवृत्ति को देहली आवृत्ति से कम रखते हो ना तो धातु से बाहर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन नहीं होता। तो तरंग प्रकृति ने कह दिया कि होता है और वास्तविकता ये है कि नहीं होता। तो तरंग प्रकृति ने दूसरी बार झूठ बोला, यानी कि तरंग प्रकृति अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई। तीसरा ये तरंग प्रकृति ने यह कह दिया कि यदि आप आवृत्ति को इंक्रीज करते हो, आवृत्ति का ऊर्जा के साथ कोई संबंध नहीं है क्योंकि ऊर्जा तो तीव्रता के साथ संबंध रखती है। तो आवृत्ति को यदि आप परिवर्तित करते हो तो इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा है जो प्रकाश ऊर्जा है वो आवृत्ति पर डिपेंड ही नहीं करेगी, वो तीव्रता पर डिपेंड करनी चाहिए। तो फिर इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियत गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ही लगातार निष्कासित होगा, चाहे आप आवृत्ति को कितना भी बढ़ा लो। लेकिन वास्तविकता क्या कहती है? वास्तविकता ये कहती है कि आवृत्ति को यदि आप बढ़ाते हो तो गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, यदि आप आवृत्ति को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता है। तो ये इसका तीसरा नियम जो कि तरंग प्रकृति सही नहीं कह पाई। चौथा नियम, तरंग प्रकृति ने यह कह दिया कि यहाँ से जो भी प्रकाश आपतित होता है, जितनी भी उस प्रकाश के पास ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कंप्लीट धातु को
समान रूप से मिलती है, मतलब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबको बराबर बराबर ऊर्जा मिलेगी। जैसे इसमें यदि 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो चारों इलेक्ट्रॉनों को बराबर बराबर ऊर्जा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रकाश की यदि ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 1-1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। और मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो पहले सेकंड में इनको केवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। फिर दूसरे सेकंड में इंतजार करना पड़ेगा कि इनको आधी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और मिले, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाकर के बाहर निकलेगा। यहाँ पे 1 to 1 का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन कणीय प्रकृति में 1 to 1 का प्रोसेस होता है। एक फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देता है। तो कणीय प्रकृति ये कहती है कि समय पश्यता नहीं होती इलेक्ट्रॉन निष्कासन में, समय पश्यता नहीं होती है। लेकिन तरंग प्रकृति क्या कहती है? तरंग प्रकृति ने यह कह दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन को निष्कासन में टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी प्रकाश यहाँ पे आपतित होता है वो अपनी पूरी ऊर्जा पूरे पृष्ठ को समान रूप से प्रदान करता है। सभी इलेक्ट्रॉनों के पास बराबर बराबर एनर्जी जाएगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में समय लगेगा। तो तरंग प्रकृति के अनुसार समय पश्यता होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि समय पश्यता नहीं होती। तो भाई तरंग प्रकृति का ये चौथा रूल है वो भी फेल हो गया। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से बहुत सारे रूल हैं जो कि तरंग प्रकृति अपने हिसाब से समझाना चाहती है, लेकिन वास्तविकताएं कुछ और हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि यदि हम तरंग प्रकृति के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें तो आप कभी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अतः हमें कणीय प्रकृति के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं प्रकाश की कणीय प्रकृति के कारण ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना जन्म लेती है। तो कुल मिलाकर के ये इनमें जो विरोधाभास उत्पन्न होता है वो केवल और केवल एनर्जी का ही विरोधाभास है कि कणीय प्रकृति में ऊर्जा आवर्ती पे डिपेंड करती है, जबकि तरंग प्रकृति में ऊर्जा तीव्रता पे डिपेंड करती है। तो इसी विरोधाभास के कारण आप तरंग प्रकृति मानते हुए प्रकाश को कभी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते। ओके, अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा फोटोन। तो बात कर लेते हैं फोटोन क्या होता है। फोटोन के बारे में सबसे पहले मैक्स प्लांक ने कहा था। और मैक्स प्लांक ने क्या कहा था? मैक्स प्लांक ने यह कहा था कि किसी भी धातु पर जब प्रकाश का आपतन होता है या इस धातु से प्रकाश का निष्कासन होता है तो प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। उन कणों की अपनी एक खुद की निश्चित ऊर्जा होती है और इन कणों की जो भी ऊर्जा होती है वो उन कणों की आवृत्ति के समानुपाती होती है। और समानुपाती का निशान यदि अपने हटा दिया तो एक नियतांक आता है h, जो कि प्लांक नियतांक कहलाता है, और ऊर्जा बन जाती है E बराबर h न्यू। तो प्लांक के अनुसार धातु पर जो भी प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, जिनकी अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा युक्त कणों को ही फोटोन कहा जाता है। तो इस धातु के ऊपर जो भी छोटे छोटे कण आपतित होंगे जिनकी अपनी निश्चित ऊर्जा होगी, उन कणों को हम क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। इनका एक अन्य नाम और होता है जिसे हम क्वांटा कहते हैं। फोटोन को ही क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है। और इसकी सबसे पहली व्याख्या किसने की थी? मैक्स प्लांक ने की थी। तो ये बन जाता है E बराबर h न्यू। अब हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था कार्यफलन। कार्यफलन फाई नोट, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो धातु के ऊपर जब कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होगी, आरोपित होगी, तो उस केस में आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के तुल्य होगी। तो आवृत्ति का मान कितना होगा? न्यू नोट होगा। तो कार्यफलन जो फाई नोट है वो इस आवृत्ति के समानुपाती होगा। ये भी ऊर्जा है और ये भी ऊर्जा है, ये आवृत्ति है और ये भी आवृत्ति है, यानी कि ये जो ऊर्जा है वो हमेशा आवृत्ति के समानुपाती
तो यहाँ से फाई नोट क्या बन जाता है, एच न्यू नोट बन जाता है, यानी कि फाई नोट का मान होगा एच न्यू नोट, या फिर फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो ही बराबर एच न्यू होती है। तो ये एक फोटोन की ऊर्जा होती है और ये कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा होती है जिसका मान दूसरा एच से न्यू नोट निकल के आ चुका है, जो कि इसी समीकरण यानी कि आइंस्टीन समीकरण के आधार पर निकल के आया है। अब यहाँ पे जो भी फोटोन है एक कण है, अब इस कण की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य भी होगी, मैक्स प्लांक के अनुसार इसकी निश्चित तरंग दैर्ध्य होगी, तो उसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ का मान कितना होगा, आइए हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो अपने क्या समझेंगे कि जो भी फोटोन होगा उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान कितना होगा, लैम्डा की वैल्यू हम ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आइंस्टीन समीकरण क्या कहती है, आइंस्टीन समीकरण से E बराबर mc², ये एक समीकरण है जिसे हम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध नाम से भी जानते हैं कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, या फिर उसकी समीकरण होती है E = mc²। तो ये एक आइंस्टीन समीकरण है। ये समीकरण क्या कहती है कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान में जितना परिवर्तन होता है उसके आधार पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का मान E होता है, जिसे हम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध भी कहते हैं। तो आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² हो गया। प्लांक समीकरण क्या है, प्लांक समीकरण ये रहा, E बराबर एच न्यू, ये भी कण की ऊर्जा ये भी ऊर्जा, तो दोनों ऊर्जा आपस में बराबर हो गई, तो 1 और 2 की आप तुलना कर लो, तो mc² बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू, यानी कि एच न्यू बराबर आ जाएगा mc²। न्यू का मान लैम्डा के पदों में कितना होता है, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और यहाँ से यदि मैं समानुपाती का निशान हटाऊं तो नियतांक c बनता है, यानी कि न्यू के स्थान पे आप c बटे लैम्डा पुट कर सकते हो। तो न्यू के स्थान पे आप क्या लिखोगे, c बटे लैम्डा = आ जाएगा mc², एक c से ये c कैंसिल हो गया, तो क्या बचा h बटे लैम्डा = mc। तो यहाँ से आप लैम्डा ज्ञात कर लो, लैम्डा क्या आ जाएगा, h बटे m इंटू सी। ओके, तो ये समीकरण नंबर अपने पास 3 आ चुकी है, जो कि फोटोन की वेवलेंथ को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे h प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.62 × 10⁻³ होता है, m यहाँ पे द्रव्यमान होगा और c यहाँ पे वेग होगा। c निर्वात में वेग होता है फोटोन का या किसी कण का, तो फिर यहाँ पे c निर्वात में वेग है। यदि ये फोटोन किसी माध्यम में गति करते, जैसे जल में गति करते हैं या फिर किसी अन्य सॉलिड तेल मान लो, हीरा मान लो, ग्लास कांच मान लो, उसमें गति करते हैं, तो फिर उसका वेग है वो v से रिप्रेजेंट होगा। तो फिर उस केस में यदि ये फोटोन किसी माध्यम में गतिशील हों, माध्यम में यदि गतिशील होंगे तो लैम्डा बराबर क्या बन जाएगा, h बटे m इंटू वी बन के आ जाता है। ये समीकरण नंबर 4 जो कि लैम्डा की वैल्यू बताती है। ये समीकरण नंबर 4 है वो किसी माध्यम में वेवलेंथ को बताएगी फोटोन की, और फोटोन की वेवलेंथ निर्वात में जो होगी वो समीकरण नंबर 3 के आधार पर प्रदान की जाएगी। तो सिंपल सी रामायण है, ये तरंग दैर्ध्य को भी हमने समझा है। तो अभी हमने समझा फोटोन क्या होता है, उसकी वेवलेंथ का मान कितना होता है। अब अपने थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फोटोन के गुण धर्म क्या क्या होते हैं, फोटोन के गुण धर्म किस किस प्रकार के होंगे, कैसे होगा फोटोन, कैसे काम करने वाला है। ओके, तो नंबर 1, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो 0 होता है। फोटोन निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करते हैं, और वेग होगा कितना फिर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा, फोटोन जो होते हैं वो उदासीन प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण ये बाह्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते, अर्थात इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा, प्रत्येक फोटोन की निश्चित ऊर्जा होती है, और उनकी जो भी ऊर्जा होती है वो उन फोटोन की
आवर्ती के समानुपाती होती है, यानी कि ऊर्जा का जो मान होता है वो E बराबर h न्यू होता है। तो ये इसके कुछ गुणधर्म होंगे। तो ये हुआ अपने पास आज का फोटोन का चैप्टर कंप्लीट। कल अपने बात करेंगे आइंस्टीन समीकरण के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।